हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको एसएचएम के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में कॉन्सेप्ट बताए। उम्मीद कर रहा हूं आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी तक उसको देख नहीं पाए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, और जो उसमें फार्मूले यूज़ हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, उसको बना के देख लीजिए, कॉपी पे लगा के देख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट, वो फार्मूले, वो तरीके आपको भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसएचएम की रूट हैं, जड़ हैं वो। अगर उतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं, लेकिन अगर उतना नहीं मालूम है तो परेशानी आप महसूस करेंगे। तो हम लोग इस टर्म में, इस वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस के ऊपर आप चलना शुरू करते हैं। कारण कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, पढ़ा है आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है। पेपर में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और अगर आप कुछ भी ना पढ़ें और क्वेश्चन वहाँ कर लेते हैं तो आप किंग हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे आप फार्मूला यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। और अगर आप अभी भी जो वीडियोस में आए हुए फार्मूले हैं उसको याद नहीं रखे हुए हैं तो उसको याद कर लीजिए आप। उससे आपको काफ़ी आसान होगा, काफ़ी आसानी होगी, और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी मेंटेन होगी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हम लोगों ने लिया है 2019 मेन का सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम आपको मैंने बताया था कि एसएचएम वो मोशन होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसा एसएचएम चल रहा है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का मतलब है अपने मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर राइट, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, इस तरीके से वो चल रहा है। तो इसको डायग्राम से अगर देखना चाहें तो डायग्राम से भी देख सकते हैं। मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से पार्टिकल 5 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो डायग्राम जरूर बनाइए। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डायग्राम कॉपी पे बनाइए, उसके बाद माइंड में करने की हैबिट डालिए, क्योंकि वहाँ आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। तो पार्टिकल एसएचएम करते हुए 5 लेफ्ट 5 राइट जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल अगर 4 सेंटीमीटर पर है, वो चाहे राइट जा रहा हो चाहे लेफ्ट जा रहा हो, लेकिन जब वो 4 सेंटीमीटर पर है तो कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। यानी उस समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, पीरियोडिक टाइम क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं। और किसी पोजीशन एक्स पर स्पीड किससे दी जाती है? स्पीड का फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव का आपको कोई भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि उन्होंने मॉडुलस की बात की है। उन्होंने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर माइनस को आप हटा सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो आगे बदल किससे जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब आपने दोनों मैग्नीट्यूड्स को सेम कर दिया। एक्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा आपको पता है एंगुलर स्पीड है,
और ए एम्पलीट्यूड है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बराबर कर दिया। अब आप देखेंगे कि ओमेगा से ए स्क्वायर कट गया, अब आपके पास आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ए स्क्वायर की वैल्यू कर देंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर यानी 16, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को नीचे ले आके आइए, वो हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 9/16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/4, और आपको पता है टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। सो 2π और नीचे 3 ऊपर 4 यानी 8π/3। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपका आंसर बी आया है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझें, कैसे करना था, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन में नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत आसान में भी नहीं माना जाएगा। 2 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और कैसे लगाना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है उसमें, और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ें और नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2019 में, और डैम्प्ड ऑसिलेशन का सवाल है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका बहुत लिमिटेड पोर्शन है, केवल लगभग इंट्रोडक्शन है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रेंड्स वो ऑसिलेशन होते हैं जिनके एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो कोई भी ऑसिलेशन जो आज तक आपने देखा है सब डैम्प्ड ही है, क्योंकि सबके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। यानी इनका एम्पलीट्यूड जो रहता है वो अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड स्लोली कम होता है, और एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू a0 e टू द रेस माइनस bt/2m, या फिर इस फार्मूले को याद रखिए, या सिंपली आप ये मान सकते हैं कि इस टर्म में होता है, इस फार्मूले के तहत होता है। और इसमें ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेडियो एक्टिविटी के सवाल कई बार किए होंगे, और केमिस्ट्री में भी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में फार्मूला होता है n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। ये आपने फार्मूला देखा होगा। तो आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड उसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है जिस फार्मूले को रेडियो एक्टिविटी में जो डिसइंटीग्रेशन लॉ है वो फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर हमारा रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बड़े आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय सच एंड सच इक्वेशन, t in second, the time taken for amplitude of vibration to drop to half of its initial value। ये कह रहे हैं कि कितने समय में एम्पलीट्यूड अपने इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने समय में ये डिसइंटीग्रेट करके ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। उसको हम लोग वहाँ पर हाफ लाइफ बोलते थे। यहाँ पर भी आप हाफ लाइफ बोल सकते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है, वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो रहे थे। तो इसमें भी आप फार्मूला लगा सकते हैं t इज इक्वल टू 0.693/λ। यहां पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन लैम्डा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि t के बगल वाला जो था, t के बगल वाला कॉफिशिएंट लैम्डा था, यहां के t के बगल वाला कॉफिशिएंट bt/2m है इक्वेशन में, लेकिन आपको दे रखा है t के बगल वाला 0.1। इसका मतलब आपके लैम्डा की वैल्यू जो है, आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन के लैम्डा की वैल्यू है वो 0.1 सेकेंड है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू t हाफ इज इक्वल टू वो आपका हो जाएगा 0.693/0.1 दैट इज 6.93, यानी लगभग 7 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिमिलरिटी पता है कि हाँ वहाँ पर क्या इक्वेशन चलती थी और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या इक्वेशन चल रही है, तो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन के सवाल बेहद आसानी से कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मेरे अनुभव की बात है
मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो डैम्प ऑसिलेशन के पूछे गए हैं वो रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से हूबहू आसानी से लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 मेंस का था। इसको आप बढ़िया से कर लें और नीट वाले खास तौर से ध्यान रखें कि उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको तो रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसमें भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है 2019 से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेटेस्ट क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेडिशन चल रहा है क्वेश्चन को देने का। तो यहाँ क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स ये है कि अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू 5 sin 3 pi t plus √3 cos 3 pi t सेंटीमीटर, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन आर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन या कोसाइन cos ओमेगा t। लेकिन यहाँ पर दो टर्म यूज हुई है, 5 sin 3 pi t और √3 cos 3 pi t। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी के स्टूडेंट तो ट्रिग्नोमेट्री से कर लेंगे। नीट वाले थोड़ा सा उसमें दिक्कत महसूस करते हैं। इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वगैरह का फार्मूला उनको याद रखना पड़ेगा। तो और आईआईटी वाले बड़े आसानी से उसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो ये है कि जितनी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़ हैं जो ओमेगा टी से वेरी करती हैं, फॉर एग्जांपल एसी में वोल्टेज, एसी में करंट, या फिर एसएचएम, या फिर वेव में, जिनकी इक्वेशन आप देखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या जिसमें भी कोई एक ऑब्जेक्ट रन करता है एंगुलर वेलोसिटी से, उन सभी को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है उसको हम लोग फेज़र कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में उसको फेज़र कहा जाता है। तो आपको क्या करना रहता है, आप फेज़र कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको एम्पलीट्यूड जितना बड़ा वेक्टर बनाना रहता है और फेस के एंगल को देखना रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको y इज इक्वल टू 5 sin 3 pi t है और प्लस 5√3 cos 3 pi t है। ये दो SHMs की इक्वेशन हो गई जो कि सुपर इम्पोज की गई है, जो ओवरलैप की गई है। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट लेने के लिए कि रिजल्टेंट कौन सा SHM बनेगा, क्योंकि आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि कम्बिनेशन ऑफ SHM अगेन SHM होता है। चाहे आप 2 SHM, 3 SHM, 4 SHM, 50 SHM को कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो SHM की ही इक्वेशन आएगी। तो इसमें ये भी SHM की इक्वेशन है और ये भी SHM की इक्वेशन, यानी कम्बिनेशन ऑफ SHM या अगेन SHM बनने वाला है। आपको SHM कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको पहले 5 लंबाई का यानी 5 लेंथ का एक वेक्टर बनाना है और जिसका नाम आप रखेंगे 5 sin 3 pi t और ये 5 लेंथ का होगा। दूसरा वेक्टर आप बनाएंगे 5√3 लेंथ का, लेकिन इस कॉस को आपको साइन की टर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि आपने साइन को हॉरिजॉन्टल बनाया है तो कॉस को कैसे बनाएंगे, तो आपको इसको साइन में चेंज करना होगा। तो ये साइन में कैसे चेंज होगा, 5√3 sin 3 pi t प्लस 90, क्योंकि आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कि जो वेक्टर आपने हॉरिजॉन्टली बनाया है, कॉस वाला वेक्टर उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। और जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे साइन और कोसाइन में दिए जाएंगे और आपको इसी तरीके से करना है। सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही कॉन्सेप्ट 10 क्वेश्चन में यूज होगा। यही कॉन्सेप्ट आपका वेव में यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका SHM में यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका AC में जाके यूज होगा। 3 जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपने क्या किया, आपने दूसरे वेक्टर को जो बनाया है वो बनाया है 90 डिग्री रोटेट करते हुए और
लंबाई आपकी होगी 5√3। अब इन दोनों वेक्टर को आपको जोड़ना है। इन दोनों वेक्टर को जब आप जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आपको लेना आता होगा वेक्टर का। रिजल्टेंट आपका बनेगा ये, और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लंबाई आप निकालेंगे 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट, ये आपका आ जाएगा 10। यानी ये वेक्टर जो बनेगा वो 10 लेंथ का बनेगा। और कितने एंगल झुका हुआ रहेगा ये आगे का विषय है, इसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो बनेगा आपका बनेगा y इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करने के बाद 10 लेंथ का, यानी एम्पलीट्यूड उसका 10 हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी अब प्लस ये जितना एंगल रहेगा फाई, उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, 10 फाई आप निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपका एम्पलीट्यूड आ गया 10, यानी आपका जो आंसर हुआ या तो फर्स्ट हुआ या फिर डी हुआ, ए या डी में से कोई आंसर है। और ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा आपका 3 पाई दिया हुआ है, ये आपको पता है। ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 3 पाई यानी 2/3। सो योर आंसर विल बी डी एंड फर्स्ट विल बी कैंसिल आउट। पहला आपका कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है कि ये आपके एसी में भी काम आएगा, ये आपके एसएचएम में भी काम आएगा। आप वेव एंड ऑसिलेशन को पढ़ेंगे उसमें भी ये आपको काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 से आया हुआ था, और मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बार बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K1। एक पेंडुलम है और वो एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम करते हुए इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है, यानी K1 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो अब इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी K2 हो जाता है तो इन्होंने K1 और K2 का रेशियो या फिर रिलेशन पूछा है। आप पहले पेंडुलम बनाइए। पहला पेंडुलम ऐसे था, ये ए एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहा था। दूसरा जो आपका पेंडुलम है वो 2L लेंथ का हो गया, यानी डबल लेंथ का हो गया, और एम्पलीट्यूड अभी भी ये ही है। यहाँ पे लेंथ L थी, यहाँ पे लेंथ 2L हो गई। क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? एम्पलीट्यूड तो सेम है, क्या फ़र्क पड़ेगा? टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ पे इसका टाइम पीरियड होगा आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2L/g। यानी आप देखेंगे कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड √2 टाइम्स पहले वाले के हो जाएगा। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या तो आप करते हैं ½ K² ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। K को आप ओमेगा के टर्म में रख सकते हैं। आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K/m, तो K इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ½ m ओमेगा स्क्वायर A², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पहले यहाँ पर आपको पता है कि इसको ओमेगा के टर्म में अगर आप चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट G/L, और यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ओमेगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट G/2L। अब काइनेटिक एनर्जी आपका पहले कितना था? K1 था। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? K1, तो K1 इज इक्वल टू ½ m A² एंड ओमेगा 1 का स्क्वायर यानी G/L। K2 कितना है? ½ m A²
एंड जी अपॉन 2L यानी ओमेगा 2 का स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड करिए, हाफ एम ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जी एल कैंसिल हो जाएगा, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और रिलेशन आपका होगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2, तो आपका आ जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कि बड़े आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन सबके और टोटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पता हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। और क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करना है और क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं और क्वेश्चंस पास्ट ईयर के जितने भी आए हुए रहेंगे या जिनमें आपको परेशानी है वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ साथ इस वीडियो चैनल पे सॉल्व करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्निंग मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस about x is equal to 0 when its potential energy equals kinetic energy, the position of the particle will be। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आपको कि जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में बराबर होंगी तो वो पोजीशन कौन सी होगी। ध्यान करिए, आपने जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट सीखा है, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 3 में था ये, उसमें आपको क्या बताया गया था कि अगर आपका पार्टिकल SHM कर रहा है, टोटल एनर्जी ये है, तो आपका, चूँकि आपको पता है, आप इससे मान सकते हैं कि जैसे आप झूला झूलते हैं तो झूला सबसे बीचों बीच जब गुजरता है तो सबसे तेज़ स्पीड से चलता है, तो यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक सबसे ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो बनता है वो कैप के तरीके से बनता है। ये ध्यान रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो कैप के तरीके से बनता है। कैप इन द सेंस टोपी मान सकते हैं आप, अगर यहाँ पर आप इस तरीके से बना दें तो ये टोपी बन जाएगा। तो ये कैप का जो ग्राफ है या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, आप ध्यान रखिए काइनेटिक एनर्जी के से है और कैप भी के से है, तो कैप के, काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी का ध्यान आप रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है वो कैप के तरीके से बनता है। और अगर आप इसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होता है वो कप के तरीके से बनता है, यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये दूरी जो होती है x, ये बराबर होती है a अपॉन √2 के, प्लस माइनस, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a अपॉन √2 पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर होती है। ये ग्राफ भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है वीडियो में, और एक बार फिर से मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। और अगर भूल जाता है तो ये ध्यान रखेंगे, k से काइनेटिक एनर्जी, k से कप, और कप का ग्राफ यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरह से बनेगा और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी। ये कई बार ग्राफ ड्रॉ करवा के भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी काइनेटिक है, कौन सी पोटेंशियल है, कौन सी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का ग्राफ ये रहता है। टोटल एनर्जी किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे, चाहे पार्टिकल लेफ्ट हो, राइट हो, एक्सट्रीम पे हो, मीन पे हो, टोटल एनर्जी का ग्राफ कांस्टेंट चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और जिस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उस तरीके से कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको देखना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये धीरे धीरे आप लोग जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K
are attached horizontally at the two end of a uniform horizontal rod AB of length L and mass M. The rod is pivoted at its center O and can rotate freely in horizontal plane. The other end of the two springs are fixed to a rigid support as shown in figure. The rod is gently pushed through a small angle and released. The frequency of resulting oscillation is. दो टाइप के SHMs मैंने बताए थे आपको, एक लीनियर SHM और एक एंगुलर SHM। लीनियर SHM में पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट एक लाइन में मोशन करता है। एंगुलर मोशन में या एंगुलर SHM में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एंगल में मोशन करता है, यानी रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है, इस तरीके से SHM करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है ये दिया है एंगुलर SHM का। आपको कॉन्सेप्ट वही है, टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर लीनियर SHM चल रहा है तो आप मीन पोजीशन से पार्टिकल को हल्का सा शिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर एंगुलर SHM चल रहा है तो आप अपने मीन पोजीशन से सिस्टम को या पार्टिकल को रोटेट करते हैं, यानी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है। वहाँ फार्मूला लगता है F = m में एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यहाँ पर क्या लगता है टॉर्क = I अल्फा लगता है। यानी ध्यान रखिए यहाँ पर F = ma ये लगेगा लीनियर में और टॉर्क = I × अल्फा ये लगेगा एंगुलर में। ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है फोर्स के एनालॉगस जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो रोटेशन में टॉर्क होती है, मास के एनालॉगस जो क्वांटिटी होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, और लीनियर एक्सेलरेशन के एनालॉगस जो क्वांटिटी होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यानी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस जो चीज़ें लीनियर थी वो एंगुलर हो जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। हम लोग अपने मीन पोजीशन से सिस्टम को हल्का सा रोटेट करेंगे। तो पहले क्या था, पहले हमारा सिस्टम था ये, मीन पॉइंट पे पिवोटेड था और एक स्प्रिंग इधर लगी हुई थी, एक स्प्रिंग इधर लगी हुई थी। आपने क्या किया, मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया, और स्प्रिंग आपकी जब इस तरह से करेंगे तो आपकी स्प्रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, स्प्रिंग ओपन हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपने आपके जो रॉड था, रॉड की लेंथ जो है वो L थी, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ लेंथ L/2 हो जाएगी। और आपने जो रोटेट किया है वो किया है कितना, थीटा रोटेट किया है। तो थीटा रोटेट करने पे आपकी स्प्रिंग कितना ओपन होगी, ये जो आपकी स्प्रिंग है ये कितना ओपन होगी, ये होगी इतना ओपन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो होगा आर्क = एंगल इंटू रेडियस। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यानी ओपनिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी L/2 × थीटा, ये ओपनिंग हो जाएगी। जब इतनी ओपनिंग हो जाएगी तो स्प्रिंग उसको खींचेगा, यानी रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी F = K × x, यानी K एंड x हो जाएगा आपका L/2 × थीटा। यहाँ पे भी यही इसी तरीके से होगा, देखेंगे यहाँ पे भी इस तरीके से होगा। फोर्स लगेगा इधर उल्टी डायरेक्शन में, और F = हो जाएगा KL/2। तो अब सेंटर के अबाउट आप देखेंगे जो ऊपर वाला फोर्स है वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला जो होगा वो भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क एडिटिव रहेगा। यानी दोनों के दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उसके कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा वो एडिटिव होगा, जुड़ेगा आपस में। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क = होता है R×F, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। आप फोर्स ले लिए हैं आप KL/2 इंटू डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितनी है L/2, और प्लस नीचे वाला जो फोर्स है वो भी इतना ही टॉर्क पैदा करेगा, यानी KL/2
इंटू L/2। दोनों ही क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज रहेंगे यानी जुड़ेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा आपका KL² थीटा बाई 4 इंटू 2 यानी KL² थीटा बाई 2। ये आपका टोटल टॉर्क आ गया। और आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, टॉर्क को आप रखेंगे आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL² बाई mL² बाई 12 इंटू एल्फा। तो आप देखेंगे L² से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा और एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6K बाई m इंटू थीटा। और वो भी आपने डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में किया है और टॉर्क दूसरी डायरेक्शन में है, तो माइनस आप एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोजिट में हैं। तो और ये आपको पता है कि जो भी इस इक्वेशन में जो क्वांटिटी बचती है, ये क्वांटिटी जो बचती है ये आपकी क्या रहती है, ओमेगा²। तो ओमेगा² इज इक्वल टू 6K बाई m आ जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू √6K बाई m और t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा यानी 6K बाई m का रूट यानी 2 पाई √m अपॉन 6K। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ये फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो आप इसको पलट देंगे, यानी ये टाइम पीरियड निकाला गया है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसको पलट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा C। आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखते हैं कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। दो तरीके के जो SHM मैंने वीडियोज़ में बताए हैं उन पे आए हुए क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग उसको देखते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेट लेंथ इज L हैज ए फोर्स कांस्टेंट K, द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ अनस्ट्रेट लेंथ L1 and L2 where L1 is equal to NL2. The ratio K1 and K2 of the corresponding force constant K1 and K2 will be। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो स्प्रिंग की टाइटनेस होती है, कितना टाइट है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको एक रॉड दे दिया जाए और रॉड बड़ी है तो आप बड़े आसानी से बेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉड छोटी है तो आप बेंड नहीं कर पाएंगे। यानी स्प्रिंग या रॉड जितनी छोटी हो जाएगी उसका बेंड करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। यानी स्प्रिंग को आप कट कर देंगे तो उसका K बढ़ जाएगा। यानी K जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है L के। यानी लेंथ स्प्रिंग की जितनी बड़ी होगी उसको ओपन करना बड़ा आसान होगा। आपको अगर इतनी बड़ी स्प्रिंग दे दी जाए तो आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं, इतनी बड़ी स्प्रिंग दे दी जाए उसी मटेरियल की तो आप उसको उतना नहीं ओपन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि वो हार्ड हो चुकी होगी, उसकी ओपनिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है K इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/L या K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को आपने दो पार्ट में कट कर दिया है, एक L1 और दूसरा L2। तो आपको पता है कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 बाई L1 होगा। और यहां पर क्या दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू NL2। यहां पर देखें, यहां ध्यान रखिए एक ही मटेरियल है तो जिसका K जो होगा और इसका K दोनों किसके प्रोपोर्शनल में रहेंगे। जो लेंथ है वो छोटी हो चुकी है, K बढ़ चुका है। जो बड़ी स्प्रिंग थी उसका कांस्टेंट K था, इसका कांस्टेंट है L1 और दूसरे का एक का मान लीजिए K1 है और एक का मान लीजिए K2 है। तो आप इसमें K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 लगा सकते हैं क्योंकि मटेरियल सेम है।
और L2 क्या होगा, L2 उन्होंने दिया है L1 इज इक्वल टू NL2, तो आप कर सकते हैं L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू NL2। तो इसमें आप जो है L2 को कट करेंगे तो आपका K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/n आएगा। और आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/n, तो आपका आंसर हो जाएगा C। आप ये भी मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 टुकड़े कर दिए गए N1, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के मान लीजिए एक हिस्सा, अगर ये 3 मीटर की स्प्रिंग है, 3 मीटर, और एक हिस्सा इसका आपने 1 मीटर का ले लिया और दूसरा हिस्सा आपका 2 मीटर का है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, इनकी लेंथ जो है इसकी डबल है तो इसका K आधा होगा, उसका हाफ होगा, यानी दोनों का रेशो जो है वो उनके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा, कांस्टेंट का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। तो यहाँ पर K1 अपॉन K2 पूछा हुआ है जिसका आंसर होगा 1/n। ये आसान क्वेश्चन था और बाई लक ऐसे क्वेश्चन आया करते